Hi everyone and good evening. One more paper I am presenting, that is regarding analyzing the factor responsible for low education rank of India globally. तो इंडिया की जो रैंक है एजुकेशन में ग्लोबली वो किस तरीके की है, और ये बहुत सैड इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। दैट इज़ हम अंडर 10 की रैंक में भी नहीं आते हैं। ऐसा तो हमारे कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। जैसे मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहूँगी, एंड बाय गॉड ग्रेस जहाँ से मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी की है, वो कॉलेजेस या जो भी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंडर में आते हैं, वो जो है इंडिया की जो अपनी नेशनल रैंक फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो अप्रूव्ड है, और बहुत अच्छा लेवल का उसका भी अपना एक रेपुटेशन है इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पर भी। एंड मैं नाम किसी भी इंस्टीट्यूट का मैं लेना नहीं चाहूँगी, बट इसके बावजूद भी, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी, हमारी इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड लेवल पे एजुकेशन में, वो इतनी नीचे क्यों जाती है। जैसे कि अगर हम अभी की बात करें, सर्वे की बात करें 2020 की, तो ये 33 रैंक पर आता है, जबकि इंडिया जो है नॉट इवन टॉप 10 लिस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और प्रॉब्लमेटिक नहीं तो अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बट ये सोचने वाली बात है कि इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और अगर वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे बहुत अच्छे से क्वालिफाई करके और अपने आप को इतना हाई लेवल एजुकेटेड मानते हैं, जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों को कुछ समझते नहीं हैं, उनके सामने जब वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने इस इंस्टीट्यूट से इतनी मेहनत से पढ़ाई की है तो हमारा ये लेवल है। दूसरों को शो ऑफ करते हैं जब, एंड उनके वो अभी ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्चुअली में अभी के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी टीचर्स का काम कर रहे हैं। देन प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनको टीचिंग की जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि उनका एक अपना लेवल है एक रेप्यूटेड जगह से पढ़ाने के बाद। ठीक है, देन अगर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो खुद को इतना ब्रिलियंट समझते हैं, तो हमारा तो देश को फॉर टॉप करना चाहिए था, राइट। तो इतना फिर उसके होने के बाद भी इतने जो लो रैंक है हमारा ये ग्लोबली, वो क्यों है। 2018 में वो 40 था, अभी 33 है। 2019 में 35th रैंक थी। एंड अगर और जो भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है जो सेंट्रल लेवल पर आते हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी जाने जाते हैं, उनका जो स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड रहता है दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ, ऐसा रहता है कि उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ इनको ही आता है। और उसमें से कुछ जो है इतने लकी होते हैं, या उनके पास फैसिलिटी होती है, या प्रिविलेज्ड होते हैं, गॉड ग्रेस, वो फॉरेन भी चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री। उनका अपना एक अच्छा बिजनेस होता है, अच्छी जॉब होती है जहाँ पर उनकी अच्छी अर्निंग होती है। तो अगर इस लेवल पे देखा जाए तो इंडिया के यूथ को तो बहुत अप्रिशिएशन मिलना भी चाहिए, और उनकी अगर उसी इंडिया के एजुकेशन के बेसिस पे अगर उन्हें ये सारे चीज़ें मिल रही हैं, अपनी सेटलमेंट की चीज़ें या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उन्हें इंडिया का हमारा जो ग्लोबली एजुकेशन लेवल है वो भी बढ़ना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए। बट क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि वो जहाँ पे सेटल होते हैं उसका वो एक अलग चीज़ है, और जहाँ से पढ़ाई करते हैं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर जैसे प्राइवेट कॉलेजेस है उसको लेके बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो बहुत ही एमिनेंट या प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, और जो दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक उनसे कंपटीशन में थोड़ा सा अपने आप को पीछे करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले से क्या जवाब आएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है इंडिया की, उस पे वो क्यों इतना नीचे है। इस इतना होने के बाद भी अगर इन बच्चों की जो संख्या है इतनी ज़्यादा है, अगर ये लोग अपने आप को इतना हाई प्रोफाइल शो करते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, और जिनका जो कोचिंग में जो टीचर्स हैं, ये इनको लगता है कि इनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, तो इंडिया को एजुकेशन लेवल पे फर्स्ट रैंक पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये लो रैंक में एक्चुअली में है क्या, इसका रियल फैक्टर क्या है। बजाय बड़ी बड़ी बातें करने के हमें रियल फैक्टर के बारे में जानने की ज़रूरत है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में जो है मैंने लिया है कि जो फैक्ट्स
फैक्ट्स हैं, जो अभी के जो फैक्ट्स चल रहे हैं, थर्ड डिकेड चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, पीछे की बात नहीं करेंगे एजुकेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी कंट्री में एजुकेशन का एक बहुत लंबा चौड़ा एक हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है अपने आप में। तो अभी का जो टाइम चल रहा है वो पहले से बहुत सुधर गया है, टेक्नोलॉजिकल चल रही है, ब्लैक बोर्ड वाले सिस्टम ख़त्म हो गए हैं, डिजिटल सर्विसेज भी स्टार्ट हो गए हैं, डिजिटल रिकॉर्ड बच्चों के रखना स्टार्ट हो गए, कॉलेजेस में हर तरह की इनोवेशन स्टार्ट हो गई है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, थियोरटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, कोई भी हो, राइट। तो यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सेसिबल या फिर किसी भी तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए प्रोग्रेस करना इतना मैंने डिफ़िकल्ट नहीं रह गया है। आजकल हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको हर तरह के इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। जहाँ तक अगर जो अभी अभी इस टाइम पे जो जनरेशन फॉलो कर रही है, मैं उसकी बात करूँ तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैंने करिकुलम लिया है। देन ऑब्वियसली करिकुलम एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी भी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन को जो है आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होता है। जैसे कि अगर उसका सिलेबस है, कोई पर्टिकुलर चीज़ का सिलेबस है, वो करिकुलम पे डिपेंड करेगा, राइट। उस करिकुलम में आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बच्चों को किस तरह से प्रोग्रेस कराना है, एंड उसमें से उनका कौन सा कल्चर डेवलप करना है, कैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा, वो कितना डाइवर्सिफाई रहेगा, माने कितने आप अलग अलग स्टूडेंट में कितना अप्लाई कर सकते हो, हर तरह का उसमें जो है कॉम्पिटेंसीज बेस्ड जो भी है प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग उस करिकुलम में, उस सिलेबस में सारे हर तरह के टॉपिक्स रहेंगे, उनकी कितनी इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए। देन ऑब्वियसली जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो दूसरों को, प्राइवेट कॉलेजेस को कुछ नहीं समझते, उन लोगों को, वो जो लोग होते हैं उन्हें अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी पे भी बहुत प्राइड होता है कि दूसरे वाले जगह पे तो पढ़ाते ही नहीं है। ऐसा खुद से प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक आपको रियल फैक्ट्स नहीं पता है तब तक आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, राइट। आपको कोई हक नहीं है। देन करिकुलम में मल्टीकल्चरल ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, वो कितनी होनी चाहिए। आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि कल्चरल और मोरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हैं, उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट देखा जा रहा है, माइंडसेट को भी देखा जा रहा है, ताकि जो एक एनवायरनमेंट है बच्चों को जो मिलना चाहिए, आई मीन जो करिकुलम के थ्रू जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे रखा है, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एजुकेशन रैंक ग्लोबली। तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग जो भी इसका पार्ट है एनालाइज किया है कि क्यों रिस्पॉन्सिबल है ये हमारी एजुकेशन रैंक ग्लोबली होने में, ठीक है, इसका लो रैंक क्यों है हमारा कंट्री का। देन अंडरस्टैंडिंग द कोड एफिशिएंसी हेल्प इन पॉइंट वेयर स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशंस आर अंडर परफॉर्म कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है ओवरऑल दूसरे कंट्री, ग्लोबली अगर हम देखा जाए, ग्लोबली सबसे अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिनलैंड का माना जाता है, राइट। फिनलैंड, बाकी तो जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, ये सारी जगह तो बच्चे जाते ही पढ़ने के लिए हैं, वो बाद में आता है। बट जो एजुकेशन सिस्टम है जिसका सबसे अच्छा माना जाता है वो फिनलैंड का माना जाता है, जहाँ पर इस तरह हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ भी है। बट जिस तरीके का माइंडसेट हमारे कंट्री में देखा जाता है वहाँ पर वो उससे बहुत डिफरेंट है, तो उससे भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हो या कोई भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही क्यों ना हो, उनसे बहुत तरह की चीज़ें जो एक दूसरे को आपस में हारमोनी रिलेशन सिखाती है, वो उस तरीके की चीज़ों को सीखने की बहुत ज़रूरत है, ना कि कंपैरिजन या डिस्क्रिमिनेशन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑब्वियसली किसी सिटीजन को सर्वाइव करने के लिए। अगर आपके पास कंफर्टेबल, आपके पास फाइनेंशियल चीज़ें ही नहीं है तो आप कैसे आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाओगे एक एकेडमिक प्रोसेस में। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो कहीं पर भी सर्वाइव करने के लिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचोगे, राइट। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, टेक्नोलॉजीज़ भी उसी पे बेस्ड है। अगर इंडिया की टेक्नोलॉजी आप देखें तो उतना अभी बस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है होना, बट अभी नहीं हो पाया है पूरी तरीके से जितना इसको प्रेस्टिजियस पोजीशन में पहुंचने के लिए होना चाहिए। इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी जो है बहुत तरह के ट्रेनिंग को या फिर
सर्टिफिकेट कोर्स कराने के लिए जो जितने बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए वो लेने की कोशिश कर रही है, बट वहाँ पे स्टूडेंट जो है जाना ही वो वहाँ पर डिनाई कर रहे हैं। क्यों डिनाई कर रहे हैं? क्योंकि वो एक तरह से जब अपना पैकेज देखते हैं, वहाँ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा कौन? आईआईटी के स्टूडेंट्स जाएंगे, या तो एक अच्छे जगह से स्टूडेंट्स जहाँ से वो उस लेवल का काम कर सके, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल का काम प्रोवाइड कर सके। तो वो बच्चे जो है पैकेज की अगर बात की जाए तो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, उस वजह से वो डिनाई कर रहे हैं वहाँ पे जाने से। तो ऑब्वियसली किसका काम रुकेगा? हमारी कंट्री का। देन उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पे ट्रेंड और ग्रेजुएट को ना बहुत कुछ सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम करने के लिए उन्हें थोड़ा सा और उन्हें मेकअप करने की ज़रूरत है ग्रेजुएशन में, इन मेकअप इन अ सेंस ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये और ग्रेजुएशन में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता है। कुछ को इंटरेस्ट किससे आता है? उनके फाइनेंशियल पैकेज को देख के। देन पॉलिसी रिलेटेड एलिमेंट्स है यहाँ पे, जो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, उस पर जो है बहुत सारे इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है गेन जो है स्किल उस कैसे बेटर कर सके, टेक्नोलॉजिकल के बेस पे कैसे बेटर कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। एंड उस पर जिस तरीके का काम चल रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी का, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, तो इतने ये कितना जाके आगे कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। देन एडमिशन, जितने एडमिशन्स होते हैं, ये बहुत तरह की चीज़ें हैं करिकुलम में कि जितने लेवल पे जो जिस तरीके का एडमिशन हो रहा है, अभी मल्टीपल एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो करिकुलम को लेके कहीं पर कोई बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसका करिकुलम और सिलेबस अलग है, बट दूसरी जगह अगर उसे वही चीज़ पढ़नी हो तो वो उस जगह को छोड़ के नहीं आ सकता, या अपने पहले वाले जो इंस्टीट्यूट है उसको छोड़ नहीं सकता इतनी आसानी से। तो उसके लिए क्या है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अभी भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है, और इसके लिए टीचर्स रेडी भी नहीं हो रहे हैं। देन बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि बहुत तरह की प्रॉब्लमेटिक आ रही है करिकुलम को लेके। देन यहाँ पर और क्या है, हैवी वर्कलोड है, रिजिड डेडलाइंस है, देन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट है। ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें होंगी, अगर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, नेग्लेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ को होगा, तो इसमें क्या होगा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, जो कि एक वेल बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कोई एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो चैलेंज को ओवरकम कर सके, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन है। डिस्कशन में क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशन तो हम रखते हैं, लेकिन वो कैसे हो सकता है? आप ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हो। ग्रेडिंग सिस्टम को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप एक नंबरिंग सिस्टम को देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर रिजिड डेडलाइंस एंड वर्कलोड, जो रिजिड डेडलाइन है वर्कलोड को थोड़ा कम कर सकते हैं। करियर प्रेशर को हम लेकर के थोड़ा सा उसमें जो मैनेजमेंट है उसका जो करियर आउटकम है, उनके जिस जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी पे हम फोकस कर सकते हैं, और कंपटीशन हो सके, कंपटीशन होने जो आपस में कंपटीशन होता है स्टूडेंट्स का, उसका थोड़ा प्रेशर जो है पेरेंट्स की तरफ से अगर कम हो, उसके रैदर की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है पेरेंट्स को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर बहुत तरह के प्रेशर के साथ अगर सिर्फ पढ़ाई को आपको प्रोग्रेस में देखना है, बट सारी को करिकुलर एक्टिविटी भी उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से आपको करानी है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये पेरेंट्स की तरफ से भी होना चाहिए थोड़ा सा इनिशिएटिव। देन टॉप डाउन मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा उनका लिटिल इनपुट है, यानी कि उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेने का, बट जो पॉलिसीज़ है और इवैल्यूएशन मेथड्स है हमारे गवर्नमेंट के, या जो भी हम ट्राई करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, उसके बेसिस पे अगर वो उस पर इंटरेस्ट ले पाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ये सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। तो
बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा आपस का जो ये माहौल है, सिचुएशन है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनका देखने का नज़रिया कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है। वो कहने को तो बहुत अपने आप को अच्छा अच्छा अच्छी जगह से, अपने प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ के आए हैं, अपनी रेपुटेशन बता देते हैं, बहुत अच्छे से अपने कॉलेजेस के जो है इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ भाई हमने यहाँ से पढ़ाई की है तो इसकी ये रैंक है, तो हम तो बहुत ही हाई फाई हैं और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है। जबकि अभी जो अगर देखा जाए तो उनका जो इनकमिंग सोर्स है, जो भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस है, वहाँ से जो बच्चों की अर्निंग हो रही है, आप लोग जो भी अर्निंग कर रहे हो वो उन्हीं बच्चों की वजह से है जो प्राइवेट कॉलेजेस में है। आपने अगर उनको एक अपने माइंडसेट के थ्रू उन्हें अगर अपन कंपटीशन में खुद को आगे कर रखा है ना, तो ये उन्हीं बच्चों की वजह से है जो प्राइवेट वाले कॉलेजेस के बच्चे हैं। अगर वो नहीं रहेंगे ना, तो आप लोगों का भी कोई इक्वालिटी में अगर इक्वालिटी करना चाहो ना, तो आप कभी भी इक्वालिटी में तो कभी सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग का माइंडसेट ही ऐसा है। तो ये बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है जो हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में उनको उसको ग्लोबली रैंक में नीचे लेके आती है। तो यहाँ पर जो है जो दूसरी कंट्रीज़ है वो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपनी कंट्रीज़ में, और हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सक्सेस को देखना अभी बाकी है, जस्ट क्योंकि ये स्टार्ट ही हुआ है। तो फिलहाल 2018 से तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, 40 से 33 रैंक जो है अभी है इंडिया की। इसके आगे कितना इम्प्रूव हो पाता है वो देखने वाली बात है। और जितने भी जो हाई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव ले, दूसरों के साथ कोऑपरेट करे, तो ये बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू सो मच।